इस वीडियो में बात करेंगे उन तमाम प्रकार के बालक जो आपके पास पढ़ने आते हैं, सीखने आते हैं और आप उन्हें सिखाते हो, जो अलग अलग बैकग्राउंड से होते हैं। उनसे रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जैसे प्रतिभाशाली बालक, सृजनात्मक बालक, पिछड़े बालक, इनसे रिलेटेड कुछ ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो आपकी सीटेट एग्ज़ाम में काफ़ी मदद करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है आप सबकी स्क्रीन पर, मेरे साथ आप सब भी इसका सही जवाब दीजिए। जो अपनी योग्यताओं, क्षमताओं, व्यक्तित्व और व्यवहार संबंधी विशेषताओं की दृष्टि से अपनी आयु के अन्य औसत और असामान्य बालकों से बहुत भिन्न होते हैं, वे क्या कहलाते हैं? पहला क्वेश्चन है आप सबकी स्क्रीन पर, क्या कहलाते हैं? देखिए, विशिष्ट बालक, पिछड़े बालक, समस्यात्मक या विकलांग बालक। तो सही जवाब होगा क्वेश्चन नंबर 1 का, उन्हें हम विशिष्ट बालक की श्रेणी में रखते हैं। और प्रत्येक बच्चा एक दूसरे से विशिष्ट होता है, ये आप सबको पता है ना। विशिष्ट बालक का संबंध है बुद्धि के स्तर से, निष्पत्ति के स्तर से, आर्थिक स्तर से या सामाजिक स्तर से। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे तो दोस्तों, विशिष्ट बालक बुद्धि के स्तर से इनका संबंध होता है, बुद्धि के स्तर से। टर्मन के अनुसार विशिष्ट बालक की विशेषता क्या है? उत्तम शारीरिक विकास, शैक्षिक विकास, बौद्धिक विकास या इनमें से सभी। तो दोस्तों, टर्मन ने बौद्धिक विकास की बात की है। विशिष्ट बालक की जो विशेषता है वो उनका बौद्धिक विकास है, ठीक है। या तो वो ज़्यादा रहेगा या वो क्या रहेगा, कम रहेगा। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, विशिष्ट बालकों के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा बालक आता है? प्रतिभाशाली बालक, पिछड़ा बालक, मंदबुद्धि बालक या ऑल ऑफ द अबव। विशिष्ट बालकों के अंतर्गत कौन सा बालक आता है? चौथा क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, सही जवाब होगा ये सभी बालक, प्रतिभाशाली, मंदबुद्धि और पिछड़े, ये सभी जो है विशिष्ट बालक के अंतर्गत आते हैं। विशिष्ट बालकों की श्रेणी में कौन आता है? बौद्धिक रूप से भिन्न बालक, शारीरिक रूप से भिन्न बालक, वंचन के आधार पर भिन्न बालक या ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, तो यहाँ पर चौथा विकल्प उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव, ये जो है विशिष्ट बालकों की श्रेणी में ये सभी आते हैं भाई, बौद्धिक, शारीरिक और वंचन के आधार पर। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे आप अपनी स्क्रीन पर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विशिष्ट बालकों के लिए पृथक्करण का दर्शन विद्यार्थियों, माता पिता और अध्यापकों को बताया जाना चाहिए। और विशिष्ट या विलक्षण बालकों की आवश्यकताएं भी विशिष्ट होती हैं और उनके लिए दिशा। देखिए, आपके एग्जाम में ऐसे प्रश्न आते हैं जो आपको समझ से परे होते हैं और इनको समझने के लिए आपको विवेक की आवश्यकता है, ध्यान से प्रश्न को पढ़ने की आवश्यकता है। तो सही जवाब होगा दोस्तों यहाँ पर 1 और 2, ये दोनों सही है कि विशिष्ट बालकों के पृथक्करण यानी उनको अलग करने के लिए आप दर्शन विधि, माता पिता और अध्यापकों को बताया जाना चाहिए। और विशिष्ट या विलक्षण बालकों की आवश्यकताएं विशिष्ट होती हैं, उसके लिए गाइडेंस भी विशिष्ट होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, बालकों की शिक्षा का क्या उद्देश्य है? विशिष्ट बालकों की शिक्षा के क्या उद्देश्य है? मानसिक विकास, शारीरिक विकास, व्यावसायिक दक्षता, ऑल ऑफ द अबव। तो सभी ऑप्शन पॉजिटिव हैं, तो ऑल ऑफ द अबव को टिक करने में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यहाँ पर 7वें में चौथा विकल्प सही होगा, ठीक है। आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, लेवल के लग रहे होंगे। विशिष्ट बालकों को शिक्षा देने के लिए अपनाई जाने वाली प्रणाली कौन सी है? प्रभावक और उपयुक्त शिक्षा, संबंधित पाठ्यक्रम, विशिष्ट विद्यालय और कक्षाएं, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 8 में सही जवाब होगा चौथा विकल्प, उपरोक्त सभी। जी हाँ, यहाँ पर प्रभावक, उपयुक्त शिक्षा, संबंधित पाठ्यक्रम, विशिष्ट विद्यालय, ये सभी जो है विशिष्ट बालकों को शिक्षा देने के लिए अपनाई जाने वाली प्रणाली है। विशिष्ट बालकों की पहचान की विधि कौन सी है? सामूहिक निष्पत्ति, मानसिक परीक्षण, स्वास्थ्य परीक्षण या ऑल ऑफ द एबव। ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 9 चौथा विकल्प देखिए, उपरोक्त सभी। आप सामूहिक निष्पत्ति से विशिष्ट बालकों की पहचान कर सकते हो, मानसिक परीक्षण से कर सकते हो, स्वास्थ्य परीक्षण से कर सकते हो। प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है, कौन सा नहीं है? सृजनात्मक विचार,
दूसरों से झगड़ा, अभिव्यक्ति में, तो यहाँ पर एक ही निगेटिव है, निगेटिव प्रश्न का निगेटिव आंसर। दूसरों के साथ झगड़ना ये प्रतिभाशाली होने का संकेत बिल्कुल नहीं है। समझ में आ रहा है ना कहाँ से क्वेश्चन चल रहा है। अब प्रतिभाशाली विद्यार्थी क्या होते हैं, 13वां क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। तो दोस्तों ये स्वभाव के अंतर्मुखी होते हैं, नहीं। अपनी आवश्यकताओं को दृढ़तापूर्वक नहीं कर पाते, नहीं। अपने निर्णय में आत्मनिर्भर, ये एक पॉजिटिव आंसर है प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए कि वे अपने निर्णय में आत्मनिर्भर यानी सेल्फ डिपेंड होते हैं। प्रतिभाशाली बालक की विशेषता क्या है, सामान्य अध्ययन में रुचि, दैनिक कार्यों में समरूपता, मंद बुद्धि बालकों में रुचि या मूर्त विषयों में रुचि। क्वेश्चन नंबर 14 है आपकी स्क्रीन पर। तो दोस्तों ये सामान्य अध्ययन में रुचि प्रतिभाशाली बालकों की विशेषता। बाकी जो है आप देखेंगे मंद बुद्धि बालकों में रुचि नहीं, मूर्त विषयों में रुचि भी नहीं होती, दैनिक कार्यों में समरूपता भी नहीं, सामान्य अध्ययन में ही रुचि रखते हैं। अधिगम असमर्थी वो बालक है जिसकी बुद्धि लब्धि कम है, बुद्धि लब्धि अधिक है, बुद्धि लब्धि औसत है, बुद्धि लब्धि बहुत अधिक है। तो जो अधिगम असमर्थ है, अधिगम अक्षम है, उसकी बुद्धि लब्धि कम होगी, बिलो 90 से कम। प्रतिभाशाली शिक्षक कौन होता है, अभिसारी चिंतक, अपसारी, बहिर्मुखी या बहुत परिश्रमी। क्वेश्चन नंबर 16 सही जवाब होगा दोस्तों अपसारी चिंतक। जो प्रतिभाशाली शिक्षक होता है वो अपसारी चिंतक होता है, सृजनात्मक चिंतन वाला होता है। अधिगम असमर्थी बालकों की विशेषता क्या होती है, संवेगात्मक प्रतिरोध, चेतना में कमी, स्मृति में कमी या ये सभी। तो देखिए चेतना में भी कमी होती है, स्मृति में भी कमी होती है, संवेगात्मक प्रतिरोध, तो ये सभी ऑप्शन यहाँ पर अगर आप सही लगा दोगे तो कोई संदेह नहीं होगा भाई ये सही हो जाएगा। अधिगम निर्योग्यता का लक्षण क्या है, भागने की प्रवृत्ति होना, अशांत, ऊर्जावान, विध्वंसक होना, अवधान संबंधी बाधा विकार या अभिप्रेरणा का अभाव। क्वेश्चन नंबर 18वां प्रश्न है। देखिए इसका सही जवाब होगा क्वेश्चन नंबर 18 का तीसरा विकल्प, अवधान संबंधी बाधा विकार, ये इसका सही आंसर होगा। 19वें प्रश्न की तरफ आते हैं। वंचित वर्ग के बालकों के अंतर्गत आते हैं अंधे और अपंग बालक, पूर्ण बधिर या आंशिक बधिर, मंद बुद्धि व हकलाने वाले बालक या उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 19 है आपकी स्क्रीन पर। 19 यानी 19वां प्रश्न है। सही जवाब होगा देखिए इसका चौथा विकल्प, चौथा ऑप्शन 19वां का चौथा विकल्प देखिए उपर्युक्त सभी, ऑल ऑफ दी अबव। ये वंचित वर्ग के बालकों के अंतर्गत आते हैं, ठीक है, वंचित वर्ग के बालकों के अंतर्गत। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। श्रवण क्षतियुक्त बालक वे होते हैं जो ना सुन पाते हैं ना देख पाते हैं, बोलने से पहले श्रवण शक्ति खोने वाले, ना बोल पाते हैं ना देख, या इनमें से कोई नहीं। अब श्रवण क्षति युक्त बालक वो होते हैं जो बोलने से पहले श्रवण शक्ति खोने वाले होते हैं, ठीक है। बोलने से पहले श्रवण शक्ति खोने वाले बालकों को हम श्रवण क्षति युक्त बालक की श्रेणी में रखते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 है आपकी स्क्रीन पर। सृजनात्मक शिक्षार्थी वो है सृजनात्मक शिक्षार्थी वो है जो बहुत बुद्धिमान है। 20वां प्रश्न, सॉरी 21वां, परीक्षा में हर बार अच्छे अंक प्राप्त करता है। 21वां प्रश्न देखिए, सृजनात्मक शिक्षार्थी कौन है, सृजनात्मक शिक्षार्थी की विशेषता। सही जवाब होगा तीसरा विकल्प, पार्श्व लेटरल चिंतन और समस्या समाधान में अच्छा है, उसे हम सृजनात्मक शिक्षार्थी कहेंगे। समस्यात्मक बालक कौन है, समस्यात्मक बालक झूठ बोलने वाला, चोरी करने वाला, माता पिता का कहना ना मानने वाला 22। तो ये सभी देखिए जो समस्यात्मक बालक होते हैं वो झूठ भी बोलते हैं, चोरी भी करते हैं और माता पिता का कहना भी नहीं मानते हैं। शारीरिक रूप से, अगला क्वेश्चन देखिए, शारीरिक रूप से अक्षम बालकों में सामान्यतः क्या होता है, डिस्कैलकुलिया होता है,
डिसलैक्सिया होता है, डिस्ग्राफिया होता है या डिस्थेमिया होता है। जो शारीरिक रूप से अक्षम बालक होते हैं उनमें डिस्ग्राफिया होता है। 23 में तीसरा विकल्प, ठीक है। डिस्कैलकुलिया गणितीय विकार है, डिसलेक्सिया पठन विकार है। एक बच्चा जो किससे ग्रस्त है वो सा और वाज, न्यूक्लियर और अनक्लियर में अंतर नहीं कर पाता, क्या है उसे? 24। तो देखिए ये डिसलेक्सिया है, पठन विकार है। वो सा वाज में डिफरेंस पढ़ नहीं पा रहा है, न्यूक्लियर और अनक्लियर में डिफरेंस पढ़ नहीं पा रहा, ये पठन विकार है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, कक्षा में 3 बच्चे पोलियोग्रस्त हैं। खेल के कालांश में उन्हें एक कोने में बैठना चाहिए ताकि वे खेल का आनंद ले सकें। अन्य बच्चों के साथ उचित खेलों में हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित करें। केवल आंतरिक खेलों में हिस्सा लेने की अनुमति देनी चाहिए या फिर कक्षा के सभी विद्यार्थियों के साथ खेलने के लिए जोर डालना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 25 है आपकी स्क्रीन पर। सही जवाब होगा दोस्तों दूसरा विकल्प जो आप यहाँ पर देखिए, अन्य बच्चों के साथ उचित खेलों में हिस्सा लेने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करें, सेकंड ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, जब एक शिक्षिका दृष्टिबाधित शिक्षार्थी को कक्षा के अन्य शिक्षार्थियों के साथ सामूहिक गतिविधियों में शामिल करती है तो वो क्या करती है? कक्षा के सीखने के लिए बाधा उत्पन्न कर रहे हैं? नहीं। यहाँ पर 26 में दूसरा ऑप्शन देखिए, समावेशी शिक्षा की भावना के अनुसार कार्य कर रही, क्या ये सही होगा? अगर दृष्टिबाधित शिक्षार्थी को कक्षा के अन्य शिक्षार्थियों के साथ सामूहिक गतिविधि में शामिल कर लेती है तो समावेशी शिक्षा की भावना के अनुसार कार्य कर रही। यहाँ पर जिनको लगता है तीसरा ऑप्शन तो वो गलत है। क्वेश्चन नंबर 27, श्रवण हास से ग्रसित बच्चे कक्षा में किस सबसे मुख्य नैराश्य कुंठा का सामना करते हैं? 27। तो पहला ही ऑप्शन, दूसरों के साथ संप्रेषण करने और सूचनाओं को बांटने में अक्षमता, ठीक है। दूसरों के साथ संप्रेषण करना और सूचनाओं को बांटने में अक्षमता, ये श्रवण हास से ग्रसित बच्चे कक्षा में सबसे मुख्य कुंठा का सामना करते हैं। डिसलैक्सिया मुख्य रूप से किससे संबंधित है? पढ़ने की समस्या से संबंधित है, पठन विकार। अगला क्वेश्चन देखिए 29, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए अन्य सामान्य बच्चों के साथ। विशेष विद्यालय में विशेष बच्चों के लिए विकसित पद्धति। विशेष विद्यालय, तो 29 बहुत लोगों को लगता होगा कि विशेष विद्यालय में विशेष बच्चे तो नहीं, पहला अन्य सामान्य बच्चों के साथ ही इनकी शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। डिसलैक्सिया किससे संबंधित है? तो ये पठन विकार से संबंधित है, मैं आपको बता चुका हूँ। 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी को निचले स्तर के कार्य करने की छूट मिले, माता पिता और मित्रों के द्वारा उसे दैनिक कार्यों को करने में सहायता की जाए, उसके साथ कक्षा सामान्य रूप से व्यवहार करे और श्रव्य सीडी के माध्यम से सहायता। तीसरा विकल्प, भाई कक्षा में सामान्य रूप से उसके साथ व्यवहार हो और श्रव्य सीडी के माध्यम से उसे सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए। 32 देखिए, विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधित समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका कौन सा है? 32 सही जवाब होगा दोस्तों यहाँ पर पहला ही विकल्प, अक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। ये विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधित समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका है। क्वेश्चन नंबर 33 है आपकी स्क्रीन पर, निशक्त बच्चों के लिए समेकित शिक्षा की केंद्र पर प्रायोजित योजना का उद्देश्य क्या है? बच्चों में निशक्त शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना, विशेष विद्यालयों में, मुक्त विद्यालय में, ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन के विद्यालय या नियमित। तो दोस्तों इसके लिए दिमाग लगाइए, नियमित विद्यालय, रेगुलर स्कूल यहाँ पर भर दीजिए, नियमित विद्यालय। इसमें क्या होता है,
कि निःशक्त बच्चों के लिए समेकित शिक्षा की केंद्र प्रायोजित योजना का उद्देश्य है कि भाई नियमित विद्यालय में निःशक्त बच्चों को शैक्षिक अवसर मिले। डिस्थीमिया क्या है? गंभीर तनाव की अवस्था। देखिए क्वेश्चन नंबर 34, डिस्थीमिया गंभीर तनाव की अवस्था, पठन विकार, शब्द जंबलिंग विकार या लेखन विकार। क्वेश्चन नंबर 34, तो गाइज यहाँ पर पहला ऑप्शन देखिए, गंभीर तनाव की अवस्था है डिस्थीमिया। गणित को समझने की अशक्तता क्या है? गणित को समझने की अशक्तता क्या है? डिस्मोर्फिया, डिस्कैल्कुलिया यहाँ सही जवाब होगा, डिस्कैल्कुलिया। डिस्ग्राफिया मुख्य रूप से किससे संबंधित है? सुनने से, बोलने से, लिखने से या पढ़ने से? डिस्ग्राफिया संबंधित है लिखने से। अगला क्वेश्चन देखते हैं आप आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से मौखिक रूप से सीखने की अशक्तता कौन सी है? मौखिक रूप से सीखने की अशक्तता कौन सी है? डिस्ग्राफिया, डिस्कैल्कुलिया, अफेजिया या डिसलैक्सिया। 37, सही जवाब होगा तीसरा विकल्प, अफेजिया। अफेजिया। 38 देखिए, किसके अतिरिक्त निम्नलिखित सभी के कारण अक्षमता उत्पन्न हो सकती है? सांस्कृतिक कारण, सेरेब्रल डिस्फंक्शन, संवेगात्मक विघ्न या व्यवहारगत विघ्न। क्वेश्चन नंबर 38 है आपकी स्क्रीन पर और 39 भी। सही जवाब होगा पहला विकल्प, सांस्कृतिक कारक के अतिरिक्त सभी के कारण अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है। 39 देखिए, गतिक कौशलों में अधिगम निर्योग्यता क्या कहलाती है? डिस्फ्रेजिया, डिस्प्रैक्सिया, डिस्कैल्कुलिया या डिसलेक्सिया। 39, द करेक्ट आंसर इज 2, डिस्प्रैक्सिया। डिस्प्रैक्सिया यहाँ पर सही जवाब होगा 39 का दूसरा विकल्प। निम्नलिखित में से कौन सी मानसिक मंदता की विशेषता नहीं है? कौन सी नहीं है मानसिक मंदता की विशेषता? आईक्यू का 25 से 70 के मध्य होना, तो ये तो है भाई मानसिक मंदता की विशेषता। धीमी गति से सीखना भी है, वातावरण के साथ अनुकूलन कठिनाई भी है, लेकिन अंतर्वैयक्तिक संबंधों का कमजोर होना ये मानसिक मंदता की विशेषता नहीं होगी। विद्यार्थियों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका ज़्यादा महत्वपूर्ण है? 41, तो दोस्तों यहाँ पर अध्यापक की भूमिका और विद्यालयी वातावरण, चौथा विकल्प, ये विद्यार्थियों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण तरीका है। अगला क्वेश्चन देखिए, शारीरिक निर्योग्यता वाले व्यक्तियों के लिए कौन सी युक्ति रक्षा तंत्र में सबसे संतोषजनक होगी? तादात्म्यकरण, विवेकीकरण, अतिकल्पना या इनमें से कोई नहीं। 42, द करेक्ट आंसर इज 3, अतिकल्पना जो है ये शारीरिक निर्योग्यता वाले व्यक्तियों के लिए ये युक्ति रक्षा तंत्र में सबसे संतोषजनक होगी। मानसिक स्वास्थ्य और किसमें बेहद घनिष्ठ संबंध है? 43, सही जवाब होगा स्वीकार्यता। मानसिक कार्य और स्वीकार्यता में काफ़ी घनिष्ठ संबंध है। क्वेश्चन नंबर 46 है आपकी स्क्रीन पर। फा एवं वा, मा, ना अक्षरों की ध्वनियों में अंतर ना कर पाना अधिगम की किस समस्या से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 46, द करेक्ट आंसर इज, देखिए बच्चा अवधान का केंद्रण भी नहीं कर पा रहा है, स्मृति भी नहीं है और प्रतिशत, तो ये सभी यहाँ पर सही हो जाएगा। यदि आपकी कक्षा में कोई बच्चा अक्षम हो तो आप क्या करोगे? उसकी ओर कोई ध्यान नहीं दोगे, उसकी अक्षमता किस प्रकार की है ये जानकर उसको सिखाने का प्रयास करोगे। 47 में यही सही जवाब होगा भाई। आपको अगर पता चल गया कि आपके बच्चे की समस्या क्या है तो उसकी अक्षमता किस प्रकार की है ये जानकर ही आप उसको सिखाने का प्रयास करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए,
निम्नलिखित में से कौन सा कथन किसी व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य को उत्तम रूप से प्रदर्शित करता है? क्वेश्चन नंबर 48, पहला ही ऑप्शन यहाँ पर देखिए 48 का, कौन सा कथन किसी व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य को उत्तम रूप से प्रदर्शित करता है? पूर्ण अभिव्यक्ति, संगतिकरण और सामान्य लक्षण की ओर निर्देशन, ये मानसिक स्वास्थ्य को उत्तम रूप से प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो कैसी लगी ये क्लास ज़रूर बताएं अपने रिव्यू कमेंट करके, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें आप सभी। थैंक यू सो मच आप सभी का। ऐसे ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे।